यूएसए के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि अमेरिका जो है वो किस तरह से डिस्कवर हुआ, अर्ली सिविलाइजेशन किस तरह से स्टार्ट हुई और किस किस तरह से जो है इसको कॉलोनाइज किया गया और फर्दर जो अमेरिका है अपनी रिवॉल्ट करता है और अपनी इंडिपेंडेंस हासिल करता है। डिस्कवरी ऑफ अमेरिका में हमने सबसे पहले ये देखते हैं कि अफ्रीका से ही जो है वो और सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है, यहीं से जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में फैलते हैं, पहले एशिया उसके बाद यूरोप, फिर यही जो लोग थे वो साइबेरिया से जो है वो एक ब्रिज क्रॉस करके जिसको बेरिंग स्टेट कहा जाता है, ये एक बर्फ आइस शीट से जो है वो कवर्ड होता था, बाद में बर्फ पिघलने की वजह से ये पिघल जाता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं कॉन्टिनेंट। तो जो वो सेपरेट जब होते हैं तो वहाँ के लोग वहीं रह जाते हैं और अमेरिका के लोग वहाँ पे, और यही नेटिव अमेरिकन होते हैं जो नेटिव अमेरिकन जिनको बाद में रेड इंडियंस कहा गया यूरोप की तरफ से। तो यही जो नेटिव अमेरिकन हैं इनको वाइकिंग्स भी कहा जाता है, ये एक अच्छे लड़ने वाले थे, उन पे काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ भी बन चुकी हैं। तो हम ये देख रहे थे ये अर्ली जो सेटलमेंट्स थी ये स्टार्ट हुई थी अमेरिका के अंदर, लेकिन कोलंबस ने 1940-92 में डिस्कवर किया अमेरिका। और इसको इनका ये था कि पहले जो है वो उस टाइम पे ज़्यादा ट्रेड रूट्स जो है वो डिस्कवर करने की रेस स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा जो है वो इंडिया को डिस्कवर करने की एक रेस स्टार्ट हुई, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे जो है वो एक ट्रेड हब था और काफ़ी ज़्यादा जो पावर्स हैं वहाँ से ट्रेड करती थी। ब्रिटेन कॉलोनाइज किया उसने इंडिया को भी, और इसी वजह से जो है वो इंडिया की तलाश में कोलंबस भी जो है वो उसका ये मानना था कि दुनिया गोल है और वो बैक साइड से जो है वो इंडिया पहुँच जाएगा। उसको मैपिंग का काफ़ी ज़्यादा आइडिया था और इस वजह से जो है उसने सोने का लालच दिया एज मलका एजाबेल को, क्योंकि मलका एजाबेल जो थी वो स्पेन की शहजादी थी और कोलंबस का ताल्लुक इटली से था, तो उसने सोने का लालच दिया और यही वजह थी कि मलका एजाबेला ने उसको फाइनेंस किया और 3 जहाज लेके कोलंबस जो है वो अक्टूबर 12 को 1492 को जो है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिए दरअसल गया होता है, क्योंकि उस टाइम पे ओटोमन एम्पायर जो है वो मेडिटेरियन सी पे कंट्रोल होता है, वो टैक्स वसूल करते हैं और इसी वजह से उन्होंने कोई अल्टरनेटिव ट्रेड रूट चाहिए थे ताकि उनकी जो तिजारत है वो कम रास्ते से और ज़्यादा जल्दी हो तिजारत उनकी। तो डिस्कवरी दरअसल इंडिया की थी, इसी वजह से जब अमेरिका पे पहुंचता है, कैरिबियन पहुंचता है कोलंबस, तो वहाँ के जो लोग होते हैं उसने सुना होता है कि वहाँ के सांवले लोग होते हैं और इंडिया के, तो वहीं पे सभी सांवले लोग थे, तो इस वजह से रेड इंडियन उन्होंने रेड इंडियंस उनको कहा गया। तो लेकिन बाद में जो अमेरिकन जो वेस्पूची था उसने पूरा डिस्कवर किया, बाद में अमेरिका 1501 के अंदर उसने काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के बारे में लिखा, बाद में अमेरिका का नाम भी इसी जो डिस्कवरर है उसके नाम पे रखा गया। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कोलंबस है उसको तो अपनी मौत तक ये नहीं पता होता कि उसने जो जगह दरियाफ्त की है वो इंडिया नहीं बल्कि अमेरिका है। तो अमेरिका को जो अमेरिको वेस्पूची है उसने जो है वो एक न्यू वर्ल्ड के नाम से दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया, जिसके बाद एक रेस शुरू होगी अमेरिका आने के लिए। कॉलोनाइजर्स दुनिया भर से स्पेन, फ्रांस, अमेरिका पहुंचे के वहाँ से रिसोर्स की तलाश में वहाँ पे भी अपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाके फ़तह करें और वहाँ पे जो है वो अपना कंट्रोल हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करें। तो इसकी एक रेस स्टार्ट होगी। तो फर्स्टली हम अमेरिकन सेटलमेंट्स के बारे में देखते हैं कि प्राइवेट ग्रुप्स जो थे वो ब्रिटिशर्स से पूरी दुनिया से आया करते थे, मुख्तलिफ ट्रेडिंग की गर्ज से रिसोर्सेज के लिए आया करते थे, रिलीजियस ग्रुप्स हुआ करते थे। इसके अलावा किंग चार्ल्स जो है वो भी भेजा करता था लोगों को। तो जो एलीट क्लास के लोग होते हैं उनको अपनी तरफ से भेजा करता था ताकि वो काफ़ी ज़्यादा जो एरिया है वो ऑक्यूपाई कर लें एज अ ब्रिटिशर्स की तरफ से। इसके अलावा जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनाई जाती थी, ये भी एक किस्म की इसमें पार्टनरशिप होती है। गवर्नमेंट 40% जो है वो टैक्स जो वसूल करती है गवर्नमेंट, और वहाँ पे जो है वो ट्रेडिंग करती है, वहाँ से रॉ मटेरियल्स जो है वो उनको लाया जाता है। क्योंकि यूरोप उस वक्त इंडस्ट्रियलाइज था काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे जो है फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता था, प्रोडक्ट्स को बाद में पूरी दुनिया में भेजा करता था। ब्रिटिशर इस तरह कमाता था और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया है उसने इस तरह से ट्रेडिंग के ज़रिए से। मैर्केंटिलिज्म की पॉलिसी उसने उस वक्त अपनाई हुई थी और बहुत ज़्यादा इस इलाके की उसने एक्सप्लॉयटेशन किया और बहुत ज़्यादा मैसेकर भी किया है, सिर्फ और सिर्फ एक लालच थी उसके अंदर। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक की रिलीजियस लड़ाइयाँ हो रही थी यूरोप के अंदर, तो यही वजह थी काफ़ी लोग जो थे वो इनसे जान छुड़ा के जो है वो सुकून की तलाश में भी यहाँ पे आके सेटल हुए थे। इसके अलावा रेनेसांस का हमने पीरियड देखा है, तो इसमें नई नई टेक्नोलॉजी और साइंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की की और लोगों में एक डिस्कवरी की एक तजस्सुस होता था कि नई से नई चीज़ें डिस्कवर करें और ईजाद करें। तो इसी एक जुस्तजू के अंदर काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा जो डिस्कवरर हैं निकले, और यही वजह थी कि अमेरिका में यहाँ आकर सेटल हुए रेनेसांस के दौर के अंदर। इसके अलावा अमेरिकन सेटलमेंट्स के बाद 13 कॉलोनीज देखते हैं हम। 13 कॉलोनीज ये ब्रिटिशर्स कॉलोनीज थी जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे ऑक्यूपाई की थी, और यही जो कॉलोनीज हैं वो आगे जाके अमेरिका के खिलाफ रिवोल्ट करती हैं और अमेरिका की बुनियाद जहाँ से डलती है। इसके अलावा हम कॉलोनाइजेशन देखते हैं। सबसे पहले ब्रिटिशर से भी पहले स्पेन जो है वो ने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की थी। स्पेन 1521 में जो है वो कॉलोनाइजेशन स्टार्ट करता है। मैक्सिको तक का इलाका जो है वो यहाँ पे अपना ऑक्यूपाई कर लेता है, अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है। इसके अलावा फ्रांस 1524 के अंदर कनाडा तक का ये सारा इलाका जो ग्रीन के अंदर है, ये सारा जो है फ्रांस के कब्जे में आता है। इसके अलावा स्वीडन और जर्मनी भी न्यू नेदरलैंड के सामने से और के नाम से और मैरीलैंड के नाम से जो है काफ़ी ज़्यादा इलाका जो है वो कब्जा कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसके अलावा ब्रिटिशर्स जो कॉलोनीज हैं उनको डिस्कस करते हैं। ब्रिटिशर्स कॉलोनीज के अंदर डेलावेयर है, पॉलिटिकली जो है वो न्यूयॉर्क के कंट्रोल के अंदर था, और ये न्यूयॉर्क वही न्यूयॉर्क था जो ब्रिटिशर्स और नेदरलैंड्स के दरमियान में जंग के बाद डील के ज़रिए से ब्रिटिशर्स को मिला था। उसके बाद न्यूयॉर्क भी 1663 के अंदर वही मैंने बताया कि डच के ज़रिए से ड्यूक ऑफ यॉर्क के नाम से जो है इसने अपना पूरा कंट्रोल हासिल किया। यहाँ पे डच से बोरो किया गया था, एक ड्यूक था यॉर्क, ड्यूक ऑफ यॉर्क के नाम से। इसके अलावा न्यू जर्सी जो है ये भी जेम्स थ्री जो एक बादशाह था, इसने काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स को भेजा, कॉकर्स कहते हैं इंटेलेक्चुअल्स को, तो उनको भेजा ताकि वो भी वहाँ पे जो है वो अपना रसूख कायम करें और वहाँ जो है वो एरिया अपने कंट्रोल में दे। इसके अलावा मैरीलैंड भी है और कैरोलिना 1633 में जो किंग चार्ल्स है ये भी अपनी तरफ से एलीट्स लोगों को भेजा करता था। एग्रीकल्चर जो लॉर्ड्स हैं वहाँ भेजा करता था कैरोलिना, जो ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल इलाका था। वर्जीनिया जो है हम 1606 के अंदर ये काफ़ी कामयाब एक हम ये कहते हैं कि सबसे पहली जो कामयाब कॉलोनी थी अमेरिका की वो वर्जीनिया ही थी, और काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर जो है वो इस जो टाउन है ये, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श थी और काफ़ी 450 लोगों में से काफ़ी कम लोग सर्वाइव किए थे यहाँ पे, क्योंकि कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस ही ऐसी थी। उसके अलावा भूख का खुराक का कोई सोर्स नहीं था, तो वहाँ के जो नेटिव्स होते हैं वो जो कुछ लोग सर्वाइव करते हैं वो उन्हीं की बदौलत सर्वाइव कर पाते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर भी वर्जीनिया के अंदर जो नेटिव्स होते हैं वहाँ कुछ ताल्लुकात फिर उनके साथ ठीक हो जाते हैं और वही एग्रीकल्चर सिखाते हैं, और यहाँ से ही अमेरिका की जो है वो बुनियाद डलती है। इसके अलावा फिलाडेल्फिया है, पेंसिल्वेनिया है। ये पेंसिल्वेनिया भी जो है वो स्वीडन पहले यहाँ आकर कॉलोनी बनाई थी। इसके अलावा फिर ब्रिटिशर्स के कब्जे में आया था। तो ये 13 कॉलोनीज ईस्ट कोस्ट के साथ जो है वो सारी बाद में ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई की, कुछ जंग के ज़रिए से, कुछ बाद में अपना रसूख के ज़रिए से इसने हासिल की। आफ्टर 7 ईयर्स वार देखते हैं हम। 7 ईयर वार जो थी वो फ्रांस और ब्रिटिशर्स के दरमियान में हुई थी कि कौन जो है, ऑब्वियसली फ्रांस पहले आया था तो ब्रिटिशर्स बाद में जो है वो दोनों की कि ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा, दोनों की इसी जो है वो बाद पे जंग हुई। और ये जो जंग थी वो यूरोप में एक्चुअली हुई थी, लेकिन बाद में अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा उसके बाद जो है वो हमें अमेरिका में भी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो ऑक्यूपाई करने के लिए, लैंड ऑक्यूपाई करने के लिए जंग होती है। लेकिन इस जंग में ऑब्वियसली ब्रिटिश जीता था, लेकिन फ्रांस से जीता था, लेकिन उसको उनकी नेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि एट द सेम टाइम अमेरिका में भी उसको अपनी नेवल चाहिए थी और वो यूरोप में भी। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने इसकी भरपाई के लिए, ऑब्वियसली जंग की भरपाई के लिए, उसने काफ़ी ज़्यादा नेटिव्स पे काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए, जिसके अंदर शुगर एक्ट है 1764 का लग्जरी गुड्स पे। इसके अलावा पेपर मनी इंट्रोड्यूस करी, स्टैम्प एक्ट, जो भी कोई न्यूज़पेपर्स हैं, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे जो टैक्स लगाया जाता था उनको ख़रीदने के लिए। इसके अलावा ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से ब्रिटिशर से ही ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कि ब्रिटन शिप्स जो हैं सिर्फ उनको मैंडेटरी कर दिया गया है। नेविगेशन
नेविगेशन एक्ट के अंदर ब्रिटिशरशिप को मैंडेटरी किया गया, हैट एक्ट, वुलन एक्ट, काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर इन पे टैक्सेस लगाए गए, एक्ट पास किए गए। इसके अलावा शुगर, टबैको, इंडिगो और कॉटन की एक मखसूस चीज़ें थी जिन पे ब्रिटिशर्स ने कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश को ही एक्सपोर्ट की जाएंगी, इसके अलावा और किसी को भी दुनिया में नहीं की जाएंगी। स्टेपल शिप्स मतलब कि ब्रिटेन जो है वो वहाँ पे कोई भी जो शिप है अमेरिका से निकलेगी वो उसका मैंडेटरी है कि वो पहले ब्रिटेन जाए, वहाँ पे टैक्स दे, उसके बाद फिर कहीं भी ट्रेडिंग के लिए जाए तो जा सकती है। तो ये वाले सारे जो एक्ट्स हैं, नेवल टैक्स, तो टी एक टैक्स था, इन्होंने वो भी इंट्रोड्यूस करवाया, कस्टम कलेक्शन की जाती थी वहाँ पे, स्मगलिंग पे बहुत ज़्यादा हार्ड चेक था, एक किस्म की उनकी लाइफ बिल्कुल उनके हाथों में थी जो वो जैसे करते थे। एक और बहुत ज़्यादा तादाद में मैसेकर भी इन्होंने किया था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा तादाद में कत्लो गारत की थी नेटिव अमेरिकन की, यही वजह है कि आज वो इतने कम हैं। और नो रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब कि उनसे टैक्स भी लिया जाता था और उनको कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दी जाती थी। यही वजह है जो अमेरिकन रेवोल्यूशन की आगे वजह बनता है। ये सारी वजूहात जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन को आगे उसके लिए सबब बनती हैं। इसके अलावा उन पे जो है टी की प्रोडक्शन प्रोहिबिट कर दी थी कि वो खुद नहीं उसको कल्टीवेट कर सकते। टी एक्ट के अंदर जो सबसे बड़ा जो उन्होंने जारी किया था एक्ट, तो उसमें ये था कि अमेरिकन का ये था कि हमारी कंसेंट के बगैर हम पे ही टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो इस प्रोटेस्ट के अंदर जो है वो अमेरिकन निकलते हैं और रिवोल्ट करते हैं। तो इसी प्रोटेस्ट के अंदर एक बॉस्टन टी पार्टी के नाम से एक प्रोटेस्ट किया जाता है। तो एक सैमुअल एडम्स जो हैं उस टाइम पे इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई होती है सन्स ऑफ लिबर्टी के नाम से एक उस टाइम पे, और ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है कि जो भी गुड्स हैं ब्रिटिशर्स के उनका बाइकआउट किया जाता है, क्योंकि टैक्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उन्होंने चीज़ों का बाइकआउट शुरू कर दिया था। और इसी प्रोटेस्ट के अंदर बॉस्टन टी पार्टी के नाम से एक इंसिडेंट बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये कोई एक टी पार्टी नहीं थी, ये एक इंसिडेंट था जिसके अंदर जो अमेरिकन शिप्स थे वो बॉस्टन पे जब आकर रुके थे तो उनमें 342 कम अज़ कम जो है वो 17 बिलियन के करीब जो है वो टी 342 बक्से थे, वो उन्होंने जो वहाँ के सन्स ऑफ लिबर्टी के नाम से कोई ग्रुप था, उन्होंने नेटिव्स के कपड़े कुछ शक्ल उनकी इख्तियार करके तो वो चढ़ दौड़ते हैं, हमला कर देते हैं उन जहाज़ों पे और सारी जो टी है वो समंदर में किस्म की गर्क कर देते हैं। तो ये जो है इस चीज़ का ब्रिटिशर्स को काफ़ी धचका लगता है क्योंकि काफ़ी नुकसान होता है उनको इस चीज़ का, और यही वजह है कि उनको सबक सिखाने के लिए दोबारा से 1774 के अंदर इनटॉलरेंस एक्ट ब्रिटिशर्स जारी कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में आफ्टर मैथ में उसके बॉस्टन पोर्ट जो है वहाँ पे इसको क्लोज कर दिया जाता है। और तब तक उसको क्लोज किया जाता है कि जब तक अमेरिकन जो है उसकी कंपनसेशन पे ना कर दें या फिर कल्प्रिट्स जो है वो वहाँ पे उनको अरेस्ट ना कर लिया जाए। तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है ब्रिटिशर्स को इस बात पे अमेरिकन की। इसके अलावा इंटॉलरेंस एक्ट के ही रिस्पॉन्स के अंदर जो अमेरिकन कॉलोनीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव होती हैं वो 1774 के अंदर जो है वो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस करते हैं, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये डेलीगेट्स आते हैं 13 कॉलोनी से, और इसका मकसद जो होता है वो बाइकआउट करना होता है जो ब्रिटिशर प्रोडक्ट्स होती हैं उनका। इसके बाद जो है फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है। एक ट्रिगरिंग इंसिडेंट एक और भी होता है जिसके अंदर कुछ कस्टम कलेक्टर सब आते हैं, रेड कोर्ट सब आते हैं, तो टैक्स कलेक्टर नहीं आते हैं तो आवाम से उनकी झड़प हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। इस झड़प के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो नेटिव्स हैं वो मारे जाते हैं और फिर उनकी तस्वीरें जो हैं वो स्केचिंग के ज़रिए से पूरे जो एरिया पूरे अमेरिका के अंदर फैला दी जाती हैं, और ये एक रेवोल्यूशन की फ़िज़ा कायम हो जाती है और लोगों में गम और गुस्सा देखने को मिलता है। तो यही वजह थी, यही इंसिडेंट्स थे जो रेवोल्यूशन ऑफ अमेरिका का सबब बनते हैं वो, और जिनमें मेजर इंसिडेंट बोस्टन टी पार्टी भी है। इसके अलावा वार ऑफ इंडिपेंडेंस वैसे 13 कॉलोनीज जो हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देती हैं, और सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के अंदर अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देती हैं। और यही 13 कॉलोनीज इनका ये कहना होता है कि हम अपनी वफादारी के जो तमाम हर ताल्लुक जो है वो ब्रिटिशर्स से ख़त्म करते हैं, और ये एक लाइन है प्रॉपर इनके मैंडेट में लिखी हुई। इसके अलावा वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये तो काफ़ी टाइम तक जारी रहती है,
लेकिन फर्दर जो है 13 कॉलोनीज़ के बाद जो है वो टेक्सास का इलाका, मेक्सिको का इलाका, फर्दर अमेरिका जो है वो आगे बढ़ता है, काफ़ी ज़्यादा टेरिटरी जो है वो दोबारा से ब्रिटिश से, फ्रांस जो भी उसके कॉलोनाइजर्स होते हैं उनसे वापस हासिल करता है जंग के ज़रिए से। इसके अलावा अलास्का का इलाका है वो हासिल करता है रशिया से, और नीचे साउथ अमेरिका का इलाका है। तो ये बाद में अमेरिकन इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो हासिल करता है, जो डिक्लेयर्ड